नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं दर्शकों से माफ़ी माँग लूँ कि मैं देश में नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन देश में लगा हुआ है। आज एक बहुत ही अहम दिन है और आज हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं और मैं मिस कर रहा हूँ कि आज मैं वहाँ नहीं हूँ क्योंकि आज हम एक इतिहास बनते हुए देखते। पिछले 3 महीनों में एक भी राजनीतिक विश्लेषक, एक भी ओपिनियन पोल, एक भी एग्जिट पोल, एक भी रिपोर्टर, कोई भी ये नहीं कह रहा था कि भाजपा वहाँ सरकार बना सकती है। भाजपा अपने 10 सीट, 20 सीट की लड़ाई लड़ रही थी और आज वो कंफर्टेबली सरकार बना रही है। प्रोफेसर दुबे साहब ने बार-बार कहा कि मैं वैसे नंबर्स की कोई घोषणा नहीं करता हूँ, ना मैं किसी की जीत का कोई प्रेडिक्शन करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी में है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं माफ़ी माँगूँगा। बात माफ़ी माँगने की नहीं है, बात ये है कि इतने सारे लोग गलत कैसे हुए? ये सर हरियाणा में हुआ क्या? आप कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, इसके कुछ कारणों पे मैंने सुबह से गौर किया है और एक लेख भी इस विषय में लिखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने काफ़ी सोच के मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये क्षमा माँगना बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपका हृदय भी साफ होता है, मन हल्का होता है और आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं। और ये गलती मैंने किन परिस्थितियों में की, ये भी स्पष्ट करना ज़रूरी है। शुरू-शुरू में जी। मेरा मानना था और मैंने एबीपी चैनल पर और दूसरी जगहों पे ये कहा भी था कि ये मान लेना कि भाजपा एक तरफा चुनाव हार गई है और भाजपा मैदान में खेल ही नहीं रही है, केवल कांग्रेस ही मैदान में खेल रही है, ये अनुचित होगा। और उस कार्यक्रम में योगेंद्र यादव भी थे, हैं? योगेंद्र यादव तो मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं चुनाव की भविष्यवाणियाँ और चुनाव का विश्लेषण करने के मामले में, क्योंकि वो एक तरह से पेशेवर रूप से इसके साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन बाद में मैंने अपनी राय बदल दी और मेरी राय बदलने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि मैं जो कोलाहल हो रहा था बहुत बड़ा हवा का, उस कोलाहल के प्रभाव में आ गया। देखिए, हम लोगों को आगे से सबक सबक सीखना चाहिए कि जिन प्रांतों में राजनीति पर डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभुत्वशाली जातियां हावी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यादव, बिहार में यादव और हरियाणा में जाट, मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। ये लोग जब चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि सत्ता के हमेशा दावेदार रहते हैं और ये मानते हैं कि भाई सत्ता पे हमारा हक है, हमको हमको मुख्यमंत्री पद भी चाहिए, हमको सत्ता चाहिए हर हालत में। तो ये लोग चुनाव में बड़ी जबरदस्त हवा बनाते हैं अपने पक्ष में। आपको ध्यान होगा कि पिछले उत्तर प्रदेश के लोक विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी हवा बनी थी, लेकिन उस हवा के मुताबिक उसमें हवा से होता ही है कि आपका चुनावी प्रदर्शन सुधरा हुआ होता है, लेकिन उसके कारण दूसरी बिरादरियां, दूसरे समुदाय आपके खिलाफ गोलबंदी कर लेती हैं, ध्रुवीकरण हो जाता है। अभी हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण नहीं हुआ है हरियाणा में। हरियाणा में एक जो जो पूरे कांग्रेस की चुनावी मुहिम पर जो एक जाटों की छाप लगी हुई थी। टिकट बंटवारे पे 72 टिकट भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से बांटे गए थे, 90 में से 72 टिकट, यानी केवल 18 टिकट ऐसे थे जो कि दूसरे कांग्रेस नेताओं की मर्जी से दिए गए। वो एक बहुत बड़ी छाप लगी हुई थी उसके ऊपर। तो वो और लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस के जीतने का मतलब है जाटों का चुनाव जीतना, और जाटों के चुनाव जीतने का मतलब लोग पहले वहां देख चुके हैं कि केवल रोहतक जिले तक जो है या उसके आसपास जो जाट बेल्ट होती है वहीं तक सरकार सिमट कर रह जाती है और बाकी हिस्से पर ध्यान भी नहीं दिया जाता, और जाटों का रंग रुतबा और उनका लठ वगैरह जो एक कहावत है वो फिर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दूसरी बिरादरियां जब बहुत ज्यादा इस पर जोर, अगर जाट थोड़े खामोश रहते और कांग्रेस इस चीज को इतना प्रोनाउंस यानी इतना मुखर न करती जो है, तो परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल थी। क्योंकि आप देखिए अभी इस वक्त 4:05 होने जा रहे हैं, 4:05 तक अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट देखें तो अभी भी भाजपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में आधा फीसदी का फर्क है, सिर्फ आधा फीसदी का फर्क है केवल। कांग्रेस को 39 दशमलव कुछ वोट मिले हैं और भाजपा को 40.1% वोट मिला है, 1%। ये हालत है। लेकिन भाजपा कांग्रेस के मुकाबले 15 सीटों में ज्यादा आगे क्यों है? अभी तो खैर चुनाव का फैसला नहीं हुआ है, वो उसका कारण भी बताता हूं मैं आपको। 15 सीटों पर ज्यादा इसलिए है कि कांग्रेस के मेवात इलाके में जो उम्मीदवार थे, मुसलमान उम्मीदवार, वो 1.5 लाख मतों से चुनाव जीते हैं, 1.5 लाख के अंतर के मतों चुनाव जीते हैं। उससे कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर वो वहां पर 5-7 हजार से चुनाव जीतते और ये वोट कहीं और मिलते कांग्रेस को, तो कांग्रेस हो सकता है अभी भाजपा के नजदीक होती या उससे थोड़ा वो भी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही होती। तो ये जो सब चीज, दूसरी बात ये है इसके अंदर कि कांग्रेस का समीकरण, सामाजिक समीकरण क्या था? जाट, दलित और मुसलमान।
मुसलमानों ने जम के कांग्रेस को वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं। भाजपा ने मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए थे, उनकी हुलिया खराब हो गई। जाटों ने जम के कांग्रेस को वोट दिया, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो दलित वोट था, दलित वोटों का कम से कम, सारा नहीं, सारा होता तो कांग्रेस फिर 15-20 सीट पे आ जाती है, एक हिस्सा जरूर भाजपा की तरफ छिटक के गया है। ये जो शैलजा बनाम हुड्डा वाला पूरा प्रकरण हुआ, जो आखिर तक कभी भी खत्म नहीं हुआ, उसने जरूर बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को ये मौका दिया कि वो दलित वोटों को अपनी ओर खींच सके। कांग्रेस ही मान के चलती रही कि दलित वोट हमारी जेब में पड़े हुए हैं, कुछ भी हो जाए वो हमारे हमसे दूर नहीं आएंगे। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में दलितों ने बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन वो सब बात विधानसभा चुनाव में नहीं चली। विधानसभा चुनाव में, अच्छा, दूसरे हम लोगों की एक मान्यता ये भी थी कि ये राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है चुनाव, हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों गिनाते भी थे, बात सही भी थी। लेकिन ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हुए भी सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं हुआ, इसमें स्थानीय पेचीदगियां, स्थानीय परिस्थितियां, निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र परिस्थिति का परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा इसके अंदर। दूसरे जो ओबीसी समुदाय था, एक और बात मैं जोड़ दूं, दलित वोट का छिटकना, और मुझे लगता है कि ओबीसी समुदाय ने बाकायदा निर्णायक रूप से, उसके बहुत बड़े हिस्से ने जाट विरोधी वोट किया है। दलितों के जिस हिस्से ने वोट किया, वो अपने आप को दलित मान के वोट करता तो कांग्रेस की तरफ जाता है, लेकिन उसने जाट विरोधी, गैर जाट मान के वोट किया। तो इस परिस्थिति ने भाजपा का जो बिगड़ा हुआ खेल था वो बना दिया। भाजपा खेल कितना बिगड़ा हुआ था इसका बता रहा हूं। भाजपा ने एक इंटरनल सर्वे कराया तो उसमें भाजपा को 20 सीटें आई थी केवल। जब प्रदीप गुप्ता अपना एग्जिट पोल कल पेश कर रहे थे, परसों नरसों पेश कर रहे थे, तो बता रहे थे कि हर समुदाय में कांग्रेस 12%, 10%, 11% आगे है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति थी। लेकिन जब वोट पड़े और तब वैसी स्थिति, एक तरफा लोगों ने वोट नहीं किया। लोगों ने, जो छोटी छोटी पार्टियां थी, दूसरी जाट पार्टियां थी, बहुजन समाज पार्टी वगैरह थे, उन सबको तो पूरी तरह से खारिज कर दिया, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बराबर बराबर बट गई, तकरीबन बराबर बराबर बट गई। मैं ये कहूंगा 1%, आधे % का फर्क कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस का जो सामाजिक समीकरण था वो 100% कामयाब नहीं हुआ। भाजपा का सामाजिक समीकरण न केवल 100% कामयाब हुआ, बल्कि उसमें दलित वोटों का एक छौंक भी लग गया। तो अभी जो परिस्थिति समझ में आ रही है वो परिस्थिति यही है। इसमें सबक हमारा ये हुआ, पहला ये कि जो डोमिनेंट कास्ट का कोलाहल होता है, उससे, उसके प्रति अपने कानों में रुई लगा लेनी चाहिए कि बिना उसको सुने हुए, बिना उससे प्रभावित हुए हम लोग चुनाव समीक्षा करेंगे। और इत्तेफाक से अगर वहां के बुद्धिजीवी और पत्रकार समाज भी उसी डोमिनेंट कास्ट से संबंधित हुए, ऐसे हरियाणा के सारे बड़े पत्रकार खुद भी जाट है, मतलब अगर उससे संबंधित हुए तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके प्रभाव से बचना। नहीं सर, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये बात कि जैसे आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पे हरियाणा के मुद्दे बिल्कुल लोकल थे। आप अग्निवीर जो पहलवान का, जवानों का मुद्दा था, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है, लेकिन पहलवान और किसान ये बिल्कुल शुद्ध रूप से हरियाणा के मुद्दे थे। और अगर भाजपा इतनी बड़ी मेजोरिटी में आ रही तो अब किसानों को कोई हक नहीं है भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करने का, वहां पे शंभू बॉर्डर पे बैठने का। नहीं, और ऐसी बात नहीं है। नहीं ज्ञानेश जी, ऐसी बात नहीं है। असल में जब हम कहते थे किसान, तो हम ये मान के चलते थे कि केवल जाट ही किसान नहीं है, यादव भी तो किसान हैं, जो ओबीसी लोग हैं हरियाणा के वो भी तो किसान हैं, मतलब हैं। लेकिन जाटों, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि किसान आंदोलन के ऊपर जिस सामाजिक समुदाय की बड़ी छाप लगी थी वो जाट सामाजिक समुदाय था। जाट सामाजिक समुदाय और जाट खापों के आह्वान के चलते किसान आंदोलन में बड़ी गोलबंदी हुई थी। जो पंजाब के किसान थे वो भी जाट किसान थे, हरियाणा के किसान थे वो भी ज्यादातर जाट किसान थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट किसान थे, टिकैत परिवार के लोग, वो सारे के सारे जाट थे। तो दूसरे समुदायों के किसान भी उसमें शामिल थे आंदोलन में। लेकिन यहाँ वोट देने का मामला था, आंदोलन करने का मामला नहीं था। आंदोलन करने का मामला और वोट देने का मामला अलग अलग होता है। इसमें जो केवल उन्हीं किसानों ने कांग्रेस भाजपा का विरोध किया जो जाट समुदाय से आते थे, क्योंकि दूसरों को लग रहा था कि भाई ये जो सत्ता बनने वाली है कांग्रेस की, इसके ऊपर कौन हावी होगा। अगर कांग्रेस ने
एक जाट नेता को पूरा, जैसे कांग्रेस ने अगर जाट नेता को, अब हम ये हाइंडसाइट है, यानी हम घटना हो चुकी है, घटना होने के बाद हम लोग अपनी अकल दिखा रहे हैं, तो ये कोई बहुत काबिलियत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बोलना है और समीक्षा करनी है। घटना हो चुकी है, इससे हम बच नहीं सकते। अब हम समझ सकते हैं कि परिस्थिति कैसी है। तो अगर कांग्रेस ने जाटों को ही प्रमुखता न दी होती, उनके साथ में ओबीसी, दलित और दूसरी जातियों के नेता भी मंच पर जोड़े होते, वो नहीं केवल राहुल गांधी की मीटिंग में आ गए मंच पर, वो तो मजबूरी थी, राहुल गांधी नाराज हो जाते, लेकिन अन्य जगह भी उनको प्रमुखता प्राप्त होती और टिकट बांटने में भी उस विविधता का ख्याल रखा जाता जिस विविधता की राहुल गांधी मंच से चर्चा कर रहे थे, तो ये नहीं होता। देखिए, राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि वो जो जीटी रोड बेल्ट है, पानीपत अंबाला बेल्ट है, उस अंबाला बेल्ट पर असर डाले, तो वहां पर भाजपा बहुत जबरदस्त जीती है उस पूरे इलाके में, और इसे जींद है मान लीजिए, तो अब इस इलाके में कायदे से कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीतना चाहिए था, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार इसलिए जीतते हुए वहां दिख रहे हैं क्योंकि जाटों की गोलबंदी भले ही भाजपा के पक्ष में हुई हो, लेकिन भाजपा ने जो जाटों की गोलबंदी भले ही कांग्रेस के पक्ष में हुई हो, लेकिन भाजपा ने जिस जाट उम्मीदवार को टिकट दिया, भाजपा ने भी 13 जाटों को टिकट दिया, जिस जाट उम्मीदवार को टिकट दिया उसके साथ गैर जाटों ने अपना वोट जोड़ा, तो वो मुकाबले में आ गए। दूसरे, एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से थी। इस वक्त तक 5 सैनी सरकार के 5 मंत्री चुनाव हार चुके हैं जी। कैप्टन अभिमन्यु भी पीछे चल रहे हैं, और मतलब स्थिति जो भाजपा के बड़े नेताओं की स्थिति है वहां पर, वो स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये एक ऐसी पूरी परिस्थिति है जिस परिस्थिति को समझ पाने में समीक्षक के तौर पर हम लोग नाकाम रहे, और जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां थी वो भी पूरी तरीके से नाकाम रही। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में निर्विवाद रूप से फैसला दिया। सबसे ज्यादा शायद भास्कर का जो एग्जिट पोल था वो कांग्रेस को 50 या 50 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहा था, लेकिन वो भी कांग्रेस को बहुमत के नजदीक बता रहा था। वो भी 45-46 तो कांग्रेस को बता ही रहा था सीटें, 45 करीब सीटें दे रहा था। तो एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें चुनाव केवल एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा था, यहां तक कि जो पार्टी चुनाव जीत रही है वो भी उसको उसी तरीके से पढ़ रही थी। मैं मानता हूं अभी भी भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है इस समय तक जी। इसलिए भाजपा का कहना है कि हम रात को 9 बजे जश्न मनाएंगे जी। अभी टीवी में खबर आ गई है, रात के 9 बजे जश्न, 9 बहुत बड़ा समय होता है जश्न मनाने के लिए। हम रात को भाजपा चाहती है कि सुनिश्चित हो जाए कि ऐसा ना हो कि 5-7 सीटें अभी इधर से उधर हो जाएं, तो फिर मामला बदल जाए और सारा जश्न ही मतलब खोखला साबित हो। तो अभी भी परिस्थिति हालांकि भाजपा के पक्ष में पूरी तरीके से झुकी हुई है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि हम रात के 9 बजे, जो अभी मनोहर खट्टर का मैं बयान सुन रहा था, तो वो भी बहुत साफ तौर पर नहीं बता पा रहे थे कि वो क्यों चुनाव जीते। ऐसे मौके पर बीजेपी को भी नहीं का वो वक्तव्य याद आ रहा है, अटल जी का वो वक्तव्य याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था 2004 का चुनाव हारने के बाद में कि हमें नहीं पता हम क्यों जीते, हमें नहीं पता हम क्यों हारे, और उन्हें नहीं पता कि वो क्यों जीते। तो भाजपा अभी स्पष्ट नहीं है कि वो क्यों जीत गई है, और कांग्रेस भी स्पष्ट नहीं है कि वो क्यों हार गई है। नहीं, ये काफी तो स्पष्ट हो रहा जो बात आपने समझाई कि ये शायद हुड्डा जी और कुमारी सैलजा का जो आपसी खींचतान थी, अगर सैलजा जी ठीक से एक्टिव रहती और मेहनत करती, शायद अगर 10 सीट पे उनका इम्पैक्ट हो जाता तो बात ठीक हो जाती। भाई देखिए, सीटों का अंतर जरूर 10 या 15 दिख रहा है, लेकिन आप कुल मिलाकर ये बहुत बारीक अंतर से हुई कांग्रेस की पराजय होगी जी। उसमें मुझे लगता है कि अगर शैलजा जी पूरी तरीके से सक्रिय रहती और वो दलित वोटों को उसी तरीके से गोलबंदी करती, अगर उन्हें उम्मीद होती कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का उनके लिए भी कोई मौका है, उन्होंने कहा ठीक है, मुख्यमंत्री बनने का मेरे लिए तो मौका नहीं है, हम कोई भाजपा का, अपनी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, हम केवल जो हमारे उम्मीदवार हमको जो हमारे 4-5 टिकट हमारे हिस्से में आए हैं उनके लिए हम प्रचार करेंगे, बाकी हम अपना जी हल्कान नहीं करने जा रहे लोगों के लिए प्रचार करने। तो वो एन मौके पे बहाना बना देती थी कि हमारा हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, हम नहीं आ पाएंगे, ये इस या उस वजह से वो दूसरी जगह नहीं जाती थी। अब उसमें एक ये है कि जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के बागी, अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता और वो भारतीय जनता पार्टी के बराबर या उससे थोड़ी आगे होती, तो वो बागी भी कांग्रेस के साथ जा सकते थे।
अब ये बागी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो दिख रहा है साहब कि सत्ता नहीं मिल रही है कांग्रेस को, तो ये क्यों कांग्रेस के साथ क्यों जाएंगे? क्योंकि चुनाव वोट पड़ने से पहले वो सब प्रचार कर रहे थे कि हुड्डा के ही लोग हैं। अब वो उस प्रचार को अपने खामोश हो जाएंगे उस तरह के प्रचार। नहीं सर, 3 सिनेरियो हैं। एक तो कांग्रेस का जो आला कमान है उसने वही गलती की जो एमपी में की थी कि सारा उन्होंने जैसे कमलनाथ के ऊपर छोड़ दिया, वैसे ही उन्होंने हुड्डा को के ऊपर विश्वास किया, सारा बाजी उनके नाम पे लगाई, सारा कुछ उनको आगे किया, उनके हिसाब से टिकट बांटे। दूसरा सिनेरियो ये है कि हुड्डा जी शायद बड़ा दिल नहीं दिखा पाए कि वो कुमारी सैलजा को अपने साथ मिला पाते, क्योंकि अल्टीमेटली सीएम तो हुड्डा जी के हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा चाहे भूपेंद्र हुड्डा, कोई वही बनता। तीसरी है कुमारी सैलजा जी, जो कि इस मतलब आप क्या कहेंगे भाई, वो रूठ के बैठ गई अगर आप पार्टी के लिए हैं, तो आप रूठ के क्यों बैठ रहे भाई, मेहनत करती। खैर, इन तीनों में से आप बड़ा दोषी किसको मानते हैं कांग्रेस की इस हालत के लिए? आला कमान भूपेंद्र मैं हुड्डा? मानता हूं कि इसमें कांग्रेस का आला कमान है, उसने उसके आकलन में गलती रही है। कांग्रेस के आला कमान ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2014 में जो प्रोजेक्ट चलाया गया था कि किस तरह हरियाणा की राजनीति में जाटों के प्रभुत्व को तोड़ा जाए, वो उस प्रोजेक्ट का प्रभाव जो है उसको कम करके उसने आंका। वो अभी तक वो मुहिम जारी है, और उसी मुहिम के कारण मैं ये मानता हूं कि ये हुआ ऐसा। क्योंकि जो ओबीसी समाज है, एक तो पहली बार एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया, भले ही वो मुख्यमंत्री ऐसे ही थे, कमजोर किस्म के मुख्यमंत्री थे, तो वो जो मुख्यमंत्री बनाया गया उससे ओबीसी समाज में कुछ ना कुछ तो अच्छा संदेश गई होगा, खराब संदेश तो नहीं गया होगा, जाहिर है। उसके बाद में जो जाटों का वर्चस्व, कांग्रेस का मतलब हो गया जाटों की पार्टी, तो एक तो ओबीसी समाज का वोट नहीं मिला कांग्रेस को। ओबीसी समाज सबसे बड़ा समाज है हरियाणा का, फ्रेगमेंटेड है, बटा हुआ है करीब, लेकिन करीब 34-35% है, सबसे बड़ा समाज तो वही है। और जाटों का वोट जिस तरह कांग्रेस को एकताबद्ध होकर मिलना चाहिए था, मेरा मानना है कि वो नहीं मिला उस तरह। अगर वो उस तरीके से मिला होता तो अब जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान, जो कि खुद दलित हैं, तो वो भी एक बार चुनाव में पीछे, गिनती में पीछे हो गए थे अपने वोट से, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से, फिर बाद में फिर आगे हुए। तो वो मुश्किल रही है कांग्रेस के साथ में। तो ये 2 वोट जो कांग्रेस, ना तो ओबीसी वोटों में कांग्रेस सेंध लगा पाई, और भाजपा ने उलट के दलित वोटों में सेंध लगा दी। ये एक ऐसी स्थिति रही। तो जाटों के साथ में जो प्लस होना चाहिए था, जाट प्लस प्लस होना चाहिए था, वो उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। इससे एक और बात साबित होती है कि आप किसी एक बड़े डोमिनेंट, बड़े प्रभुत्वशाली समुदाय के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। आपको उसके साथ में दूसरे लोगों को, दूसरे समुदायों को जोड़ना होगा। और दूसरे समुदायों को जोड़ने के लिए केवल किसी व्यक्ति को बनाना काफी नहीं होता है, व्यक्ति को दिखना चाहिए कि उसकी भी चल रही है चुनाव में। जी, जैसे शैलजा तब ऐसी बात नहीं है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा से कोई संपर्क नहीं किया होगा या उनको कहा नहीं होगा, जरूर ऐसा सब कोशिशें हुई होंगी, लेकिन शैलजा के सामने बिल्कुल स्पष्ट था कि जब टिकट देने में हमारी बिल्कुल नहीं चली, तब फिर हम इनकी मीठी मीठी बातों पर क्यों भरोसा करें। जी भाई 90 कुल सीटें हैं, 90 में से 72 जो है ना, वो आपने एक व्यक्ति के कहने पर टिकट दे दिए। टिकट बचे कुछ 18, उसमें से 1-2 टिकट सुरजेवाला के कहने पर भी दिए गए होंगे। तो सैलजा के हिस्से में कितने टिकट आते हैं? 10 से भी कम टिकट आए होंगे। जी उसमें सर, उनको लगा होगा कि हम इनका प्रचार करें, इससे मेरी राजनीति को कोई भी फायदा नहीं है। जी। नहीं सर, मुझे जो खतरा बार-बार लग रहा है कि जो किसान बिल था वो 2 राज्यों के दबाव में मोदी जी ने वापस किया था। हालाँकि यूपी इलेक्शन था, लेकिन पंजाब और हरियाणा जितना एक्टिवली उसको कर रहे थे। पंजाब में भाजपा खत्म हो चुकी है, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में। लेकिन अगर हरियाणा भी जीत जा रही है, तो क्या आप मानते हैं कि किसान बिल दोबारा आएगा? क्योंकि अब अडानी जी का बहुत पैसा लगा हुआ सर मार्केट में, उनके साइलोज बन के तैयार हैं, उनका जो पूरा प्रोजेक्ट था वो रुका हुआ है। ये क्या आपको खतरा है कि दोबारा लाने की एक बार कोशिश होगी? हो सकता है, ऐसी हो सकता है। देखिए, होने के लिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी दोबारा अभी जल्दी ही इसमें अपनी उंगलियां जलाएंगे इसके अंदर। क्यों, किसान बिल अगर दोबारा उसी तरीके से आते हैं, तो अभी तो संसद में विपक्ष बहुत मजबूत है। पिछली बार जब उन्होंने पास किया था, विपक्ष बहुत कमजोर था। अब तो संसद में उसका बहुत जबरदस्त विरोध होगा। देखिए, हम लोगों को राजनीतिक समीक्षा करते समय आंदोलन में, और किसान एक आंदोलनकारी के रूप में, किसान वोटर के रूप में, इन दोनों में फर्क करना चाहिए।
हम दोनों को जब मिला देते हैं तो हम गलत समीक्षा करने की तरफ चले जाते हैं। वो गलती ऐसी होती है जिसमें हम आगे जाके हमें पता नहीं चलता कि हम गलती पे गलती करते जा रहे हैं और गलत निर्णय हम लोग निकालते हैं। किसान जब अपने आर्थिक हितों के लिए संघर्ष करता है, फसल के वाजिब दामों के लिए संघर्ष करता है, तब वो जिस नारे को सुनकर जमा होता है और आंदोलन पर निकलता है, वोट देते समय वो बहुत सी दूसरी बातों को भी ध्यान में रखता है। वोट देते में स्थानीय स्तर पे क्या होगा, वोट देते में कोई जो गैर जाट किसान है, मतलब यादव बहुत बड़े पैमाने पर किसान है, लेकिन अहीरवाल में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया अहीरवाल में। जी सर, लोकसभा में जो इस तरह की फूट जो है ना, देखिए इस तरह की फूट भाजपा में भी थी। जी, जो राव साहब थे जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी कह रहे थे कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अनिल विज भी कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो इस प्रकार की दावेदारियां तो भाजपा में भी थी, लेकिन इन सब के ऊपर दोनों तरफ, पाले के दोनों तरफ फूट थी। लेकिन इस सब के ऊपर ये जो जाट आइडेंटिटी थी, ये मुझे लगता है कि ये बहुत हावी हुई और इसने एक निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया और कांग्रेस के हाथ से तकरीबन जीती हुई बाजी जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई। और नहीं सर, कांग्रेस मैं का ये कह जो रहा था सामाजिक समीकरण था वो भी पूरी तरीके से 100% उसने काम नहीं किया। मैं ये सर जानना चाह रहा था कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव गुजरे, उसमें कि कांग्रेस की एक इमेज बन गई कि मुस्लिम वोटर आ गया है कांग्रेस के पास और दलित वोटर भी काफी कुछ कांग्रेस की तरफ झुका है। शायद यही कारण था कि अखिलेश यादव की इतनी सीटें आई और कांग्रेस के नाम पे दलित वोट मिले यूपी में। लेकिन और राहुल गांधी दलितों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, दलितों को बुला के संविधान सम्मेलन कर रहे हैं। अभी वो महाराष्ट्र में गए तो वहां पे दलित के घर में किचन में खाना बनाया है। वो बहुत दलित दलित कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा का देखकर तो लगता नहीं है कि दलित इस ढंग से आएगा और बाकी गठबंधन पे भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, समीक्षा करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। जी, लोकसभा चुनाव में जो दलितों का रुख था, कोई गारंटी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में भी दलितों का वही रुख होगा। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा का चुनाव तो हो गया, दलितों ने जहां वोट डालना था डाल दिया। अब उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होगा तो उसमें विधानसभा चुनाव में मायावती इतनी कमजोर नहीं साबित होंगी इतनी लोकसभा चुनाव में कमजोर साबित हुई थी। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दलितों की प्रमुख पार्टी बन गई थी। कोई गारंटी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में भी इतनी प्रमुख पार्टी बनी रहे। विधानसभा चुनाव में दलित ये देखेंगे कि भाई सत्ता तो यादवों और मुसलमानों को प्राप्त होगी। भाई विधानसभा चुनाव में दलित मानेंगे ना, सत्ता यादवों और मुसलमानों को प्राप्त होगी। अगर ये इंडिया गठबंधन जीतता है, कांग्रेस को तो सत्ता प्राप्त होगी नहीं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दलित उसी उत्साह से कांग्रेस के को वोट दें और कांग्रेस के जरिए समाजवादी पार्टी को वोट दें। वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दे देंगे जो जिन निर्वाचन क्षेत्रों में जो कांग्रेस के हिस्से में आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को दलित वोट मिले इस विधानसभा चुनाव में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए अखिलेश को कुछ करना पड़ेगा। अखिलेश को दलित नेताओं के एक प्रभावशाली हिस्से को अपने साथ जोड़ना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लगे कि ये वो पार्टी नहीं है जिसके जो धनी धोरी केवल यादव लोग हैं और सत्ता का उपभोग केवल वही करेंगे। दलितों को साफ दिखना चाहिए कि उसमें सत्ता इसमें हिस्सेदारी प्राप्त होगी। देखिए, अब कोई भी समुदाय बाई प्रॉक्सी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वो जमाना चला गया जबकि एक प्रतीकात्मक जगजीवन राम को बैठा दिया केंद्र में और बाकी सब दलितों के वोट साल दर साल, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को मिलते रहे। वो सब जमाना जा चुका है। अब तो सीधी सीधी सत्ता में हिस्सेदारी कितनी मिलेगी ये साफ दिखाई देना चाहिए और बिल्कुल दिखना चाहिए कि हमारे इतने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट ये करेंगे। सब साफ होना चाहिए स्पष्ट रूप से, वरना समुदायों की हमदर्दी नहीं मिलती है। जी सर, एक चलते चलते मैं जम्मू कश्मीर चुनाव की भी बात कर लूं। हालांकि वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कंफर्टेबली सरकार बना लेगी ऐसा लगता है। लेकिन भाजपा ने भी फिर वहां बुरा नहीं किया है सर। 28-29 सीटें आ जाना नहीं, इस चीज से बचने की मैं बात। भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं मानता हूं वहां पे, क्योंकि भाजपा का प्रदर्शन देख तो जो कुछ है केवल जम्मू में केंद्रित है। मेरा सब सवाल यही था कि एक ऐसा प्रदेश जो कि जिसका घाटी एरिया बिल्कुल अलग ढंग से सोचता है और जो जम्मू एरिया है वो बिल्कुल अलग ढंग से सोचता है। ये कैसा प्रदेश बना हुआ है कि भाजपा एक जगह बिल्कुल नहीं है और एक जगह भाजपा है। इसका क्या भविष्य है सर? अगर हम लोग इस तरह से इस बात को देखें कि
जम्मू ने भाजपा को उतनी सीटें क्यों नहीं दी जितनी भाजपा को उम्मीद थी। भाजपा को जम्मू से 35 प्लस सीटें मिलने की उम्मीद थी, वो क्यों नहीं मिली भाजपा को। भाजपा 28-27 पे है, हो सकता और थोड़ी कम भी हो जाए आगे जाके, है तो 28, तो वो क्यों नहीं मिली। मेरा मानना है कि अगर भाजपा ने 1-1.5-2 साल पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया होता और कुछ पंडितों के पुनर्वास के लिए कुछ ठोस कदम उठाए होते भाजपा ने, तो निश्चित रूप से भाजपा जम्मू में ज्यादा बड़ी जीत हासिल करती। तो जम्मू वाले मान रहे थे कि भाजपा ने अपना, बहुत से लोग मान रहे थे कि भाजपा ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को, इस वक्त कांग्रेस 10 या 12 सीटों पे आगे चल रही है जम्मू में इस वक्त, तो कांग्रेस को इतनी सीटें जम्मू में नहीं प्राप्त होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दूसरी बात यह है कि भाजपा ने दूसरी बड़ी गलती यह की कि उसे घाटी में किसी स्थानीय शक्ति के साथ में खुला गठजोड़ करना चाहिए था, बजाय इसके कि अपने प्रॉक्सी लड़वाती हुआ। अब देखिए स्थिति क्या है कि भाजपा के वोट हैं करीब 24-25% के बीच में इस समय तक, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मिला के वोट जो है वो 33% से ऊपर चले गए हैं, यानी दोनों के बीच में करीब 10% का फासला है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिख रही है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 41-42 के ऊपर है ना, तो करीब 41 सीटें जीतने की स्थिति में है नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। कुल 46 में तो बहुमत बन जाता है। हाँ, जब एक गठजोड़ की एक पार्टी ही इतना जीत रही है तो वो तो बहुत, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर देखा जाए तो दोनों राज्यों में अगर किसी पार्टी ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जी। हम लोग आगे भी इन नतीजों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी, इवन कश्मीर में जो जिस ढंग से लोकसभा में वोट पड़ा, इंजीनियर राशिद जैसे इंडिपेंडेंट जो कि जेल बंद थे वो जीत गए, लेकिन आज, और उमर अब्दुल्ला हार गए, आज उमर अब्दुल्ला अपने दोनों सीटों से जीत गए हैं। तो वो जो आपने कहा कि भाई विधानसभा में वोटर किस ढंग से सोचता है, लोकसभा में किस ढंग से सोचता है, ये हम लोग हर चुनाव में सीखते हैं, इस चुनाव में भी सीखेंगे। और हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर इस पे समीक्षा करेंगे और विस्तार से अगले आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच।